आप देख रहे हैं दोनों के दरमियान भाग दो। मुझे अपने परिवार के बारे में बताएं। काम करते हुए मैं अभी सब सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने कहा वंशिका जी, उसने जन्म से अब तक मुझे एक जिम्मेदार पापा देखा है। वो मुझ पर अविश्वास नहीं करती है। उस दिन अगर उसे संदेह भी हुआ होगा तो वो अपने पापा का मान रखना जानती है। बिना ठोस आधार के वो कोई हल्की बात नहीं कर सकती। उसने उस दिन मुझसे कुछ नहीं पूछा था, मैंने ही अपनी ओर से सब बताया था। उसके मन में तब आपको लेकर संवेदना थी। वंशिका सुनकर प्रसन्न दिखी। उसने कहा, आपके संस्कार ग्रहण किए हैं आपके बच्चों ने सर। आप मुझे सबके बारे में बताइए। तब मैंने अपने पूरे परिवार के बारे में वंशिका को बताया था। वंशिका मनोयोग से भोजन भी बना रही थी एवं साथ साथ सुनती भी जा रही थी। अंत में मैंने बताया था मेरी पत्नी पिछले 10 दिनों से अपने पोता पोती को लाड़ दुलार देने गई हुई है। इस बीच जो भोजन तैयार होता जा रहा था मैं उसे टेबल पर लगाने का कार्य करता जा रहा था। सलाद भी मैंने ही तैयार की थी। अंत में हम दोनों साथ भोजन करने लगे थे। तब मैंने कहा, आप अपने बारे में भी बताइए वंशिका जी। वंशिका मुंह में लिया कौर चबा चुकने के बाद कहा, सर, मेरी भी अनु से कुछ छोटी इकलौती एक बेटी है। इस समय वो अपनी मास्टर डिग्री के लिए यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कॉलेज छात्रावास में रहते हुए अध्ययनरत है। बीच बीच में खाने पर ध्यान देते हुए वंशिका चुप होती फिर बताते जाती थी। उसने बताया था, मेरे पति रसिक स्वभाव के अति कामुक व्यक्ति हैं। वो आप जैसे नहीं कि घर में जैसी मैं अकेली आपके साथ हूँ वैसे किसी महिला या लड़की के साथ का अवसर मिलने पर आप जैसी शालीनता से पेश आएं। किसी सुंदर युवती के आसपास होने पर मेरे पति उस पर डोरे डालने लगते हैं। उनकी दिलफेक तबीयत के कारण ही अपने रूप लावण्य को बनाए रखने के लिए मुझे लाचारी में अतिरिक्त विचार रखना होता है ताकि वो मुझ में ही बंधे रहें। अब मेरी यौन सुख की पहले जैसी इच्छा नहीं होती है। थके होने पर भी, ना चाहने पर भी नित मुझे उनका साथ देना होता है। सोचती हूँ कि ऐसा ना करूँ तो वे अधूरी रही यौन इच्छा के कारण अन्य स्त्री एवं परिवार पर खतरा बन जाएंगे। पहले मुझे पतिदेव के इस स्वभाव से विरोध एवं चिढ़ होती थी। मैं इन बातों पर उनसे उलझ भी जाया करती थी। फिर अपनी बेटी के भविष्य की खातिर मैंने समझौता कर लिया, सहन करना सीख लिया। मैंने उस दिन आपका आचरण अपने पति से बिल्कुल ही विपरीत देखा था, जिससे मुझे आप पर श्रद्धा एवं प्यार आ गया। वाकई, अगर मैं फिर युवा होती और मुझे अपने लिए वर चुनने का विकल्प दिया जाता तो मैं आप जैसा व्यक्ति पसंद करती। मुझे आप जैसा गंभीर एवं नारी गरिमा के मान की चिंता रखने वाला पुरुष पसंद है। खैर, जाने दीजिए। जीवन संध्या की तरफ बढ़ते हुए अब क्या कोई शिकायत और कोई चाहत। अब तो यही सोचती हूँ कि अलग अलग मनुष्य, भिन्न भिन्न उनके स्वभाव और शौक हैं। अब तक वंशिका को जैसे मैं समझ पाया था, उससे मुझे लगा कि निश्चित ही वंशिका अपनी व्यक्तिगत ये बातें किसी से नहीं कहती होगी। मुझसे वंशिका ने ये सब बताया है तो ये उसका मुझ पर अति विश्वास ही है। शायद मुझसे बांटकर अपने हृदय के बोझ को कम करना चाहती थी। अब मैं सोच रहा था कि वंशिका ने मुझसे प्यार होने के मुझ में कारण एवं गुण बताए थे तो वास्तव में मुझ में थे तो, मगर जिन्हें वंशिका के लिए उत्पन्न प्यार में शायद मैं भुला देता। मुझे याद आया कि कभी मेरे मन में एक कसक रह गई थी कि मुझे प्यार करने वाली लड़की से शादी करता। वंशिका ने ये सब कहकर मेरे व्यवहार तथा अपने प्रति मेरे प्रेम को एक सीमा में बांध देना सुनिश्चित कर दिया था। अगर मैं उसके हृदय में अपने प्रेमी रूप वाली छवि बनाए रखने को लालायित था तो मुझे अपने वो कारण बनाए रखने थे। मेरा बूढ़ा मन युवा तरह के व्यवहार करते हुए इसे अप्रिय सा मान रहा था। अगर मैं ये भी समझ पा रहा था कि अप्रिय वो होता जब हमारे बीच के प्यार में मर्यादा की सीमा लांघ जाता। मैं अपने भरे पूरे परिवार में पूजनीय स्थान रखता था। वरिष्ठ अधिकारी होने से अपने विभाग में मेरे दायित्व के साथ ही मुझसे गरिमा में आचरण की अपेक्षा थी। अब मैंने वंशिका के अपने पति को लेकर कहे गए वाक्य पर चिंतन किया। वैसे तो मैं उस प्रकार का पुरुष नहीं था, मगर मुझे अब अपने पुरुष को इस तरह से नियंत्रित करना था कि मैं अन्य स्त्री और उनके परिवार पर खतरा उत्पन्न करने वाला आचरण नहीं करूं। अंत में वंशिका विदा ले रही थी और मैं जानती थी कि हमारी ऐसी आत्मीय भेंट होना बार बार संभव नहीं हो सकेगा। वंशिका ने तब मेरे लिए चिंता बढ़ाने वाली बात कही थी। उसने कहा था कि सर, आपकी हाउस हेल्प मेरे टावर में मेरी परिचिता श्रीमती आचार्य के यहाँ काम करती है। ये बताते हुए भी वो निश्चिंत थी। मैं चिंतित हुआ था। अंत में वंशिका ने कहा, सर, आज हमने अपने विचार शेयर किए हैं, एक सुखद साथ का आनंद उठाया है। आपने निश्चल प्यार को मैंने कहकर एवं आपने अनकहे व्यक्त किया है। हमने कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं फिर भी हम डरते क्यों हैं कि हमें साथ कोई देख ना ले। मैंने कहा, वंशिका जी,
डरने वाली बात समाज दृष्टि के कारण है। अपने पति से अधिक आप उनके प्रति निष्ठा रखती हैं। हम दोनों अपनी अवस्था के अनुरूप आचरण करते हैं और हमसे समाज अपेक्षा को जानते हैं। इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, किंतु समाज जो स्वयं करता है वही जब दूसरा कोई और करता है तो उसमें निंदा एवं आपत्ति देखता है। वंशिका ने कहा, हाँ ये तो है सर। इसमें मैं ये भी जोड़ूंगी कि ये समाज दृष्टि किसी नारी को लेकर अधिक क्रूर है। फिर वंशिका हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए जाने लगी। मेरा मन युवा प्रेमी जैसा आकुलित था, मगर ऊपर से मैं भी मुस्कुरा रहा था। मैंने भी हाथ जोड़कर उससे विदा किया। लिफ्ट मेरे दरवाजे के सामने ही थी। वंशिका ने लिफ्ट के बटन प्रेस की, मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। लिफ्ट आई, उसका डोर खुला। वंशिका उस पर जाते हुए चौंक गई थी। उसके कदम ठिठके थे। मुझे लगा जैसे लिफ्ट से कोई बाहर आ रहा है, मगर लिफ्ट से बाहर कोई नहीं आया था। मैं देख नहीं पाया था लिफ्ट में कौन है। लिफ्ट में प्रविष्ट होते हुए मुझे वंशिका का स्वर सुनाई दिया था, अरे तुम यहाँ कैसे? फिर वो अंदर चली गई थी। उसके पीछे लिफ्ट डोर बंद हुआ था। मैं विस्मय की स्थिति में जलवत खड़ा रह गया था। सामने लिफ्ट में वंशिका की बेटी रिया थी। मम्मा के हाथ के भोजन का मन हुआ तो वो अवकाश के कारण अचानक हॉस्टल से आई थी। वो मम्मा को सरप्राइज देना चाहती थी। वो पहुंची तो मम्मा घर नहीं थी। वो अपने आसपास की अतिरिक्त चाबी लाना भूल गई थी और मम्मा को कॉल करने की सोच ही रही थी, तभी सामने आचार्य आंटी आ गई थी। आंटी ने रिया के बिना पूछे ही कहा, मम्मा कहाँ है, ये सोच रही हो रिया? रिया ने कहा, हाँ आंटी, आपको कैसे पता? आचार्य आंटी ने बताया, मेरी मैड बता रही थी कि अभी उसने वंशिका को अनंत वर्मा जी के घर जाते देखा है। ये अनंत वर्मा कौन है? आंटी ने कहा, मैं भी नहीं जानती, मेरी कह रही थी वो उनके घर बी ब्लॉक 308 में काम करती है। आनंद वर्मा की पत्नी अभी बाहर गई हुई है। कहते हुए आचार्य आंटी रहस्यमय ढंग से हंसती थी। आंटी की कही बात एवं हंसी ने रिया को बुरी तरह भड़का दिया था। उसने मम्मा को कॉल करने का विचार त्याग दिया एवं तमतमाई हुई वो बी ब्लॉक पहुंची थी। तब उसे वंशिका लिफ्ट में मिली थी। लिफ्ट में वंशिका के आते ही रिया ने रुष्ट होकर पूछा, मम्मा मैं आपको सरप्राइज देने बिना बताए आ गई, तो आपने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। कौन है ये आनंद वर्मा? पापा बाहर गए हैं तो आप ये क्या करने लग गई? रिया का इस तरह अपेक्षा लगाना वंशिका के लिए अप्रत्याशित था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। रिया ने वंशिका के उत्तर नहीं दे पाने एवं मुख के भाव का वही अर्थ लगा लिया जो आंटी की हंसी में छुपा था। रिया के साथ वंशिका बिना उत्तर दिए ही घर तक आई थी। बेटी के अपने पर किए विश्वास से स्तब्ध रह गई थी। रिया ने घर में आने पर कहा, मम्मा आपने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। मेरा तो ठीक है, पापा का सामना आप कैसे कर सकेंगी? एक के बाद एक रिया की कही जा रही बातों से मर्माहत वंशिका ने उत्तर देने का विचार छोड़ दिया। वो गंभीर बनी रही। सोच रही थी कि सोचने दो रिया को, वो जो भी सोच रही है। आखिर माँ से बात करने का कोई तरीका भी तो होता है। वंशिका ने ठंडे स्वर में पूछ लिया, रिया पापा के लिए मैं छोले भटूरे और गाजर का हलवा बना रही हूँ, बताओ तुम वही खाना पसंद करोगे या कुछ दूसरा चाहिए तुम्हें? वंशिका के द्वारा अपने प्रश्नों पर कोई उत्तर ना दिए जाने से रिया को मजबूर किया था कि वो अपनी कही बातों पर पुनर्विचार करे। रिया का गुस्सा कुछ शांत हुआ, उसे पछतावा भी हुआ। अब रिया सोच सकी कि मम्मा ने शायद कुछ गलत नहीं किया है, अन्यथा कोई बहाने से अपनी करनी सही निरूपित करने की कोशिश करती। फिर भी उसे शिकायत ये तो रही कि मम्मा ने आंटी की तरह लोगों को बातें बनाने का व्यर्थ अवसर दिया। तुलनात्मक नम्रता से रिया ने उत्तर दिया, मम्मा मैं भी वही खा लूँगी। फिर चेंज करके वंशिका रसोई में चली गई थी। किसी के कहने पर अपनी मम्मा का मान न रखने का ग्लानि बोध अब रिया को हो रहा था। टीवी में पसंद का शो देखने में भी अब रिया का मन नहीं लग सका, तो वह रसोई में आई। माँ की पीठ उसके तरफ थी। रिया ने पीछे से मम्मा को अपनी गलबहियों में ले लिया। वंशिका माँ थी, तिलमिलाई हुई भी थी, मगर बेटी की अपेक्षा नहीं कर सकती थी। अपनी मनोस्थिति से परे वंशिका ने होंठों पर मुस्कुराहट लाई। फिर कहा, रिया मम्मा से ऐसा मजाक नहीं किया करो, मैं समझ नहीं पाई थी तुम मजाक कर रही हो। बेटी का मूड ठीक हो सके इस हेतु वंशिका अपने अपमान को इशू नहीं बना रही थी। मम्मा का अपने लिए ममता बोध स्मरण करके रिया पानी पानी हुई थी। जब तक रिया के पापा आए थे सब कुछ सामान्य हो गया था। तीनों ने मिलकर रिया का आना एंजॉय किया। आनंद में होने पर भी वंशिका ने 8 दिन बाद घर लौटे पतिदेव के लिए रात्रि ड्यूटी निभाई थी। बाद में पति सो गए थे। आहत मन वंशिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वंशिका ने आज ही एक बेटी अनु का अपने पिता के प्रति सहज आदर भाव के बारे में जाना था, और आज ही वंशिका ने अपनी बेटी को अपना अपमान करते पाया था। आखिर ये अंतर था अलग अलग परिवार के इन 2 बेटियों के संस्कारों में। वंशिका बिस्तर पर लेटे हुए इस विचार पर कर रही थी। उसे एक ही अंतर दिखाई दे रहा था।
एक के पिता अपने अनियंत्रित होती मनोकामनाओं को बेटे बेटियों के पिता होने के बोझ से नियंत्रित कर लेने वाले थे, जबकि अपनी बेटी रिया के पिता बेटी के सामने अपना ऐसा जिम्मेदार रूप नहीं दिखा पाए थे। इस कारण रिया को जैसे अपने पापा दिखते थे, उसने मम्मा को उसी दृष्टि से देख लिया था। उसे इस बात से भी गहन निराशा थी कि अपनी माँ को देखने के लिए रिया ने वही चश्मा प्रयोग किया था तो समाज का चश्मा था। रिया जिसके लेंस से नारी में ही दोष दिखाई देता है। अब अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद में वंशिका खुद से पूछ रही थी कि क्या उसने आनंद वर्मा सर के घर जाकर गलत काम किया था। इस पर अपने मन बहलाने के लिए वंशिका का उत्तर था, पहली बार जब वो सर के घर गई थी तब उसे कहाँ पता था कि घर पर वो अकेले हैं। तब सर ने ही कहा उसे अपने घर में आसानी से घुसने दिया था। सर के व्यवहार से अगर वंशिका ने उनका विश्वास किया तो कुछ गलत कर दिया क्या? उत्तर था नहीं। वंश विश्वास करके उसने सर के फेवर से साथ मानसिक संबल भी तो पाया था। फिर वंशिका के मन में प्रश्न आया, क्या सर से उनके लिए अपने परिपक्व प्रेम का बता देना वंशिका का गलत आचरण था? यहाँ वंशिका को लगा कि हाँ, कदाचित ये गलत था। इसके बाद या अकेले में उन्होंने वंशिका को फिर अपने घर बुलाया था। शायद वो कुछ गलत करने की सोचते भी हों। वो गलत चेष्टा का दुस्साहस शायद वंशिका की गरिमापूर्ण बातों के कारण नहीं कर पाए थे। अब वंशिका खुद पर हंसी थी, सोच रही थी कि मानवीय मन कितना विचित्र होता है। सर ने कुछ गलत नहीं किया। अपने अकेलेपन में कुछ समय वंशिका के साथ भोजन एवं बात कर ले तो वे उन पर इस तरह संदेह करने लगी। आखिर वंशिका ने भी सर के साथ भोजन एवं बातों को ही तो आनंद लिया था। अब वंशिका अपने किए को तर्कसंगत सिद्ध करने के अंदाज में आ गई थी। उसने दृढ़ता से अपने सब किए को सही मान लिया। अपने सर से किए अपने प्रेम की शाब्दिक अभिव्यक्ति को भी सही माना। तर्क किया था कि यदि नारी मन की अपेक्षा पुरुष को मालूम ना हो तो कोई पुरुष नारी अपेक्षाओं अनुरूप ढल कैसे सकेगा? कैसे पुरुष को उसकी टाइप की स्त्री की पसंद का ज्ञान होगा? कैसे पुरुष को मालूम होगा कि नारी का पुरुष से प्यार दैहिक पिपासा के परे भी हो सकता है? ऐसे परिपक्व प्रेम के रंग में रंगी नारी को पुरुष से सिर्फ आदर और मानसिक संबल की अपेक्षा होती है। सर से वंशिका को हुआ प्रेम ऐसा ही प्रेम था। इस खुशफहमी में वंशिका के संतप्त मन को शांत कर दिया। तब उसने अपने सोए हुए पति को देखा, फिर मन में कहा, आप मेरे प्रति निष्ठावान नहीं हो तो क्या? मैं तो आपका साथ निष्ठा से निभाती हूँ। परिस्थितिवश मेरे मन में अन्य पुरुष के लिए प्यार उत्पन्न हुआ तो क्या? जिसे मगर दुनिया देखती है उस तन को तो मैं उस हर पुरुष से बचाए रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। वो पुरुष भी मेरी ही तरह की किसी अन्य स्त्री का पति है। अपने विचार मंथन एवं तर्कों के बाद वंशिका अपने पति के पीठ पर हाथ रखकर सो गई थी। मुझे वंशिका से मिले हुए 2 सप्ताह हुए थे। इस बीच लक्ष्य की उपलब्धि हेतु काम की अधिकता में मैं वंशिका को एक तरह से भूल रहा था। यद्यपि मुझे ये चिंता बन रही थी कि मेरे घर से निकलने पर लिफ्ट में वंशिका का किससे सामना हुआ होगा। यह रविवार का दिन था। अगले रविवार को पत्नी वापस आ जाएंगी, ये सोचते हुए कुक बनाया भोजन कर रहा था। तब डोरबेल गूंजी थी। कौन हो सकता है कि संशय में मैंने दरवाज़ा खोला तो अपरिचित एक लड़की खड़ी थी। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उसने बताया, अंकल, मैं वंशिका जी की बेटी रिया हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भोजन कर रहा था। आओ, क्या तुम मेरे साथ भोजन करना पसंद करोगी? रिया ने अंदर आकर कहा, हाँ, अगर आप मेरी जिज्ञासा पर सही बात बताएं तो खा लूँगी। मैं उसकी जिज्ञासा का अनुमान लगाते हुए उसके लिए प्लेट में भोजन परोसने लगा था। वो खाने लगी थी। फिर उसने पूछा, मेरी मम्मा और आपका परिचय कैसे है? मैंने बताया, मैं वंशिका का बॉस हूँ, यद्यपि अब उनका ऑफिस दूसरा हो गया है। रिया ने पूछा, अकेले में मम्मा एवं आप कितनी बार मिले हैं? मैंने कहा, सिर्फ 2 बार। वंशिका जी इसी महीने यहाँ आई हैं। रिया ने पूछा, मम्मा क्यों आई थी और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया था? मैंने बताया, एक बार मुझसे अपने लिए फेवर का रिक्वेस्ट लेकर, दूसरी बार मेरे आमंत्रण पर। दोनों बार बातों के अतिरिक्त उन्होंने मुझे ऐसे ही कंपनी दी थी जैसे आज तुम दे रही हो। अर्थात हमने दोपहर में साथ भोजन किया था। यह शायद मेरे कहने की सच्चाई परख रही थी। उसने भोजन उपरांत कहा, अंकल, मैंने किसी की बातों में आकर अपनी मम्मा का बहुत दिल दुखाया है, मगर उन्होंने मेरे सामने अपनी निर्मलता सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं की। मेरी अपेक्षाओं पर भी उन्होंने मुझसे कोई नाराज़गी नहीं जताई। तब से ही मैं ग्लानि बोध में रही हूँ। चूँकि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं कही, अतः बात क्या हुई जानने के लिए मैं आपके पास आई। मैंने कहा, आपकी मम्मा ऐसे जीव हैं जो अपने अनादर पर भी दूसरों का आदर रखना जानती हैं। आप उनकी बेटी हो, आपको उन पर गर्व करना चाहिए एवं जीवन में उन जैसा बनना चाहिए। रिया ने कहा, आप ठीक कहते हैं अंकल। फिर कुछ क्षण सोचने को रुकी, तब कहा, आपके पास इतनी देर रहकर मुझे समझ आ गया कि आपकी दृष्टि अन्य लड़की महिलाओं के प्रति निर्मल है। मम्मा ने शायद ये पहचाना हुआ है, तभी उन्होंने आपके घर आने में संकोच नहीं किया।
वास्तव में मैं ये बताने आई हूँ कि आपके मेड और आचार्य आंटी ने मेरी मम्मा के दुश्मन की तरह काम किया। उनकी फैलाई बात मेरे पापा तक पहुँची। इस कारण उन्होंने मेरी मम्मा की पिटाई तक की। ये भी चेतावनी दी है कि मम्मा ना तो आपसे मिले और ना ही मोबाइल आदि पर आपसे कोई संपर्क ही रखें। मेरे पापा खुद चरित्र के मामले में ठीक नहीं हैं, फिर भी उन्होंने मेरी मम्मा का जीवन इस तरह बात को लेकर नर्क कर रखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ने कोई गलती नहीं की, तब भी आप मम्मा से कोई संपर्क ना रखें प्लीज़। मैं स्तब्ध था। रिया चली गई थी। ग्लानि मुझे हो रही थी। काश मैंने वंशिका को अकेले में नहीं बुलाया होता। मेरा वंशिका से ये कैसा प्रेम था कि मैंने उसके ही पति के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया था। मैं सोच रहा था कि रिया की रिक्वेस्ट की अवहेलना कर एक अंतिम बार तो मुझे वंशिका से मिलना चाहिए, वंशिका से संवेदना जताना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। रिया के जाने के बाद मैंने स्वयं से प्रश्न किया कि मेरी पत्नी यदि किसी पुरुष घर में अकेले के साथ कुछ घंटे रही, ये मेरी जानकारी में आए तो मेरी प्रतिक्रिया क्या वंशिका के पति से भिन्न होगी? उत्तर संशयपूर्ण था। शायद हाँ और शायद नहीं भी। तब मैंने सोचा, जब मैं जिसने किसी स्त्री के साथ कभी कोई अवैध रिश्ता नहीं रखा उसका जवाब भी निश्चित ना नहीं है, तो वंशिका का रसिक पति कैसे वंशिका का भरोसा कर सकता है? उसने और उसके साथ किसी कुछ महिलाओं ने अकेले में साथ का कोई और इतिहास रचा होगा। अर्थात अकेलेपन में स्त्री पुरुष के साथ का वंशिका के पति ने शायद एक ही अर्थ जाना था। वंशिका को घर बुलाते समय इस तथ्य पर नहीं सोच पाना मेरी बड़ी चूक थी। मुझे बहुत दिनों तक इसका अपराध बोध रहा। मैंने वंशिका से मिलने की फिर कोई चेष्टा नहीं की। 2 वर्षों में कुछ बार जब भी अपनी सोसाइटी या ऑफिस में मैं और वंशिका आमने सामने आए, तब हम दोनों ने ही सप्रयास अपनी आंखें मिलाने से बचाई थी। फिर मेरी सेवानिवृत्ति का दिन आया, मेरी विदाई पार्टी का आयोजन हुआ। मैंने अपने उद्बोधन में सभी बातें सामान्य विदा लेते व्यक्ति की तरह ही कही थी। साथ ही ये भी कह दिया था कि मैं जीवन में शेष समय ग्रामीण क्षेत्र के अपने जन्मस्थान में रहकर बिताऊंगा। मेरे भाषण में ये लाइन वंशिका की सूचना के लिए थी। इन 2 वर्षों में वंशिका से मेरा प्यार बना रहा था। यह शायद मेरी अंतिम श्वास तक भी बना रहने वाला था। 4 दिन बाद वंशिका रिया को लेकर हमारे घर आई थी। पिछले दिन ही मेरी सेवानिवृत्ति पर आए मेरी बेटा, बहू, बेटियां, दामाद, पोता, पोती, नाती, नातिन सब वापस चले गए थे। मैं एवं पत्नी ही घर पर थे। मैंने पत्नी से दोनों का परिचय करवाया। रिया कोई बात कर रही थी। इस दौरान वंशिका सिर्फ रोती रही थी। जब मेरी पत्नी चाय नाश्ते के लिए रसोई में गई तब वंशिका ने कहा, हम नहीं मिलते थे पर मगर आप यहाँ हैं ये होना मुझे मानसिक संबल देता था। अब आप चले जाएंगे, मेरे शेष जीवन में सूनापन बढ़ जाएगा। रिया के सामने होते हुए भी वंशिका ने कहने में कोई संकोच नहीं किया था, मगर मैं संकोच में रहा था। मैं कुछ ना कह सका था। यही बस कहा, यह जीवन है, जैसा है उसे वैसे ही हमें निभाना है। आप खुश रहना, मेरी आत्मा को इसी से शांति मिलेगी। जाते हुए रिया ने कहा, आई लव यू अंकल, मेरी शादी होगी जब आप ज़रूर आना। बेटी रिया मम्मा वंशिका पर ही गई थी। मैंने रिया के सर पर हाथ रख आशीष दिया था। दोनों चली गई थी। तब मेरी पत्नी ने पूछा, इस वंशिका को कोई कष्ट है क्या? पूरे समय आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मैंने कहा, वंशिका मूक प्रेम करती रही है मुझसे। अब हमारा यहाँ से जाना उसे वियोग लग रहा है, इसीलिए रो रही थी। बहुत भावुक है। पत्नी ने कहा, आप हो ही ऐसे कि सबको प्यार आया आप पर। वो प्यार करती है आपको, आप ये जानते थे तो पहले क्यों नहीं बुलाया कभी घर पर? मैंने पूछा, मैं किसी और को भी प्यार करता हूँ, इसे सहन कर लेती तुम? पति ने कहा, मैं कृष्ण जी को और कृष्ण जी मुझे प्रेम करते हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति होती है? वैसे ही मुझे भी नहीं होती। मैं जानती हूँ पत्नी का अधिकार, पति वाला प्रेम आप सिर्फ मुझे ही देते हैं। फिर आपसे कोई या कोई आपसे प्रेम करता रहे, आप किसी से प्रेम करते रहते, मुझे इसमें गर्व ही होता। ऐसे श्री कृष्ण जी की तरह आप मेरे पति हैं। मैं चकित एवं निरुत्तर था। पत्नी की मुझ में इतनी अगाध श्रद्धा की मेरी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। यह बहुत अच्छा हुआ कि मेरे कदम कभी बहके नहीं थे। फिर हम नोएडा से चले आए थे। 10 वर्ष हुए कि एक दिन कृष्ण जी की दीवानी मेरी पत्नी मीरा अपने भगवान में समा गई। मैं अकेला पड़ गया था। पत्नी का छोड़ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति थी। मुझे उनका स्मरण सदा बना रहता था। अगर मैं विचित्र था, मैंने अपने अकेलेपन में कहानी लिखी जिसकी नायिका मेरी पत्नी नहीं वंशिका थी। कहानी ऐसी बनी थी, एक तरह से सबसे पीछा छुड़ाते हुए मैं जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो वंशिका सुहाग शैया पर शायद मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए सो चुकी थी। कक्ष में प्रवेश के साथ जब मैंने अपने पीछे कमरे की साकल चढ़ाई तो इस आहट से चौंकते हुए वंशिका उठ गई थी। वो अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करने में लग गई। देर से आने पर वंशिका की नींद में विघ्न के लिए मैंने खेद दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया था। शैया पर वंशिका के बाजू में बैठते हुए मैंने अपने हाथ में ली हुई गहने की डिब्बी खोलकर कानों के बाले उसे दिए थे। देखकर वंशिका के मुख पर प्रसन्नता के भाव उभरे थे, जिन्हें वंशिका ने तुरंत ही गंभीरता दिखाते हुए बदल लिया था।
कदाचित वंशिका मेरे द्वारा अत्यधिक प्रतीक्षा कराने पर नाराजगी दिखाना चाहती थी। मैंने उसकी इस भाव भंगिमा को समझा था, फिर भी उस बारे में कुछ न कहते हुए अपने पहले शब्द कहे। देखो वंशिका, व्यर्थ के आश्वासन देना मेरा स्वभाव नहीं है। अभी भी समझ लो कि तुमसे प्यार में मैं ना तो कोई आसमान के तारे तोड़कर लाने वाला हूँ, ना ही पूरी दुनिया की सैर तुम्हें कराने वाला हूँ। वंशिका, मैं तुम्हें इस बात के लिए अवश्य आश्वस्त करता हूँ कि फेरों में लिए गए वचनों को निभाने का अपना अधिकतम सामर्थ्य लगाऊंगा। तुम्हें आजीवन आदर सहित साथ और मानसिक संबल प्रदान करूंगा। वंशिका उत्तर में सिर्फ जी कह पाई थी। तत्पश्चात प्रणय के क्षणों को उसने सहमी सहमी रहकर निभाया था। इसमें वंशिका का कोई दोष नहीं था, मेरा भी नहीं, क्योंकि मैं ही था ही ऐसा। मैं किसी से कुछ शब्दों को अलंकित कर नहीं पाता था। अगले दिन अपनी छोटी बहन एवं वंशिका में कानाफूसी मैंने देखी थी। बहन के मुख पर वंशिका को कुछ बताने जैसे भाव थे। मैंने अनुमान लगाया कि मेरी बहन अपनी भाभी वंशिका की शिकायत पर उसे समझाने के लिए कह रही होगी। कोई नहीं भाभी, थोड़े दिन में आप अभ्यस्त हो जाओगे, तब आपको अच्छा लगने लगेगा। आनंद जी नीम खाते हैं, अतः उनके मुख से शब्द कड़वे निकलते हैं, मगर दुर्गंध नहीं आती। अपने ग्रामीण संयुक्त परिवार में मेरे विवाह पर हर्षोल्लास के चलते कार्यक्रमों के बीच ही मैं 5 दिन में वंशिका को लेकर नौकरी पर वापस लौट आया था। सर्विस नहीं थी, अतः मैं अधिक छुट्टी नहीं ले सका था। शहर में आकर अपने विभागीय कार्यों में लग गया था। वंशिका घर में सब काम करती, मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखती, लेकिन मुझसे बात के लिए कम से कम शब्द प्रयुक्त करती थी। मैंने तो देखा था कि महिलाएं बातूनी होती हैं, वंशिका ऐसी क्यों नहीं करती है। ये बात समझने में मुझे देर नहीं लगी थी। उसे मेरा बिना लाग लपेट की बातों से भय सा लगता था, मगर मैं भी क्या करता, मैं था ही ऐसा। 15 दिन ऐसे बीते। एक छुट्टी के दिन मैंने भोजन के बाद कहा, आओ वंशिका, यहाँ मेरे सामने बैठो। वो सहमते हुए आ बैठी। मैं समझ गया वो सोच रही थी, पता नहीं इनसे क्या सुनने को मिलने वाला है। मैंने कहा, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स एवं पासपोर्ट साइज फ़ोटो है ना, यही तुम्हारे पास? उसने कहा, हाँ है। तो इसके आगे के वंशिका के प्रश्न अनुमान मुझे करना पड़ा कि जैसे पूछना चाहती हो, मगर क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई उनकी आपको? मैंने कहा, समाचार पत्र में हाई स्कूल गणित के अध्यापक की पद रिक्ता निकली है। तुम में योग्यता है, तुम एमएससी गणित हो, इस नौकरी के लिए तुम्हारा फॉर्म भरना है। वो सहज ही कह बैठी, आप राजपत्रित अधिकारी तो हैं, फिर मेरी अध्यापक की नौकरी का क्या आवश्यकता? मैंने कहा, तुम्हें 9 लखा हार कभी नहीं दिलवा सकूंगा। तुम्हारी योग्यता अनुसार नौकरी लगवा देता हूँ। किसी दिन हमारे परिवार के लिए ये नौकरी 9 लखा से अच्छी सिद्ध हो सकती है। स्पष्ट था उसे नौकरी करने का विचार अरुचिकर लगा था, मगर वंशिका ने कोई और बात नहीं की और अपनी अलमारी से सभी प्रमाण पत्र एवं फोटो लाकर सामने रख दिए। मैंने वंशिका का आवेदन तैयार करके डाकघर में रजिस्टर पोस्ट कर दिया था। वंशिका का इंटरव्यू कॉल आया, फिर उसका चयन भी हो गया। मेरी पोस्टिंग यहाँ होने पर ध्यान देते हुए उसे पास के स्कूल में पोस्ट कर दिया गया था। विवाह के 3 महीने बाद ही वंशिका नौकरी पेशा महिला हो गई। इन 3 महीनों में वंशिका ये भी समझने लगी कि उसका पति मैं आई लव यू कहकर प्रेम नहीं बताता, अपितु वंशिका से मेरा पति का प्यार, उसके किए जाने वाले पति के मेरे काम और वंशिका के सुख के प्रति परवाह में झलकता है। वंशिका को क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ जाना, किससे मिलना पसंद है, वंशिका ने इस हेतु मेरे परवाह रखने में मेरे प्यार को समझ लिया था। वंशिका को ये भी समझ आ गया था कि उसमें योग्यता देखकर उसके अध्यापक की नौकरी लगवाना भी उसके प्रति मेरे प्यार से प्रेरित काम था। वंशिका समझ चुकी थी कि स्वनिर्भर होने की तथा उसमें निहित योग्यता का लाभ पढ़ने वाले बच्चों को मिलते देखने की संतुष्टि वंशिका को सुख की अनुभूति सुनिश्चित करेगी। ये भी सोचकर मैंने उसे इस नौकरी के लिए प्रेरित किया था। प्रथम रात्रि में वंशिका को मैं विचित्र व्यक्ति प्रतीत हुआ था। बाद के 6 माह में वंशिका समझ चुकी थी कि मैं विचित्र किंतु प्यार करने वाला आदर्श पति हूँ। अगले 10 वर्षों में हमारा गृहस्थ जीवन औरों के लिए प्रेरणा हुआ करता था। इस दौरान हमारे 2 बेटे भी हुए। फिर आया था महामारी वाले वायरस का समय। मुझे उच्च रक्तचाप के साथ ही डायबिटीज़ भी थी। वायरस का हुआ संक्रमण मेरे लिए प्राणलेवा सिद्ध हुआ। उपचार के लिए मुझे अस्पताल में अकेले भर्ती रहना पड़ा था। मैं सोचता था कि अच्छा किया मैंने कि वंशिका को अध्यापक की नौकरी लगवाई थी। फिर वो पीड़ाकारी समय आया था। मैं दम तोड़ने की हालत में पहुंचा था। मैं सोच रहा था कि मेरे मरते समय मेरा सर काश वंशिका की गोदी में होता। उसकी आंखों में देखते हुए मेरा दम टूटता। मैं चाहने से भिन्न मेरे दम वेंटिलेटर पर तोड़ दिया था। ये कहानी मैं बार बार पढ़ता था। ये मेरी ही लिखी कहानी थी। मैं चाहता तो अंत बदल सकता था, ऐसा मैंने नहीं किया था। 4 वर्ष व्यतीत हुए। मुझे रिया का फ़ोन आया था। बताया पापा भगवान को प्यारे हो गए हैं। मैं संवेदना प्रकट करने नोएडा गया था।
वंशिका को देख लगता था जैसे वो मुझसे कुछ बोलना चाहती है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। हाथ जोड़कर वापस आते समय मेरे नेत्र भीगे हुए थे। मेरी व्यक्त की गई इतनी संवेदनाएं वंशिका के लिए पर्याप्त थी। उसके आंसुओं के बीच उसके होंठ पर आई स्मित से मैंने ये अर्थ लगाया था। 4 महीने बाद रिया ने न जाने कैसे अनु से संपर्क किया। न जाने रिया ने अनु को क्या बताया था। उनके आग्रह पर शिखा, रिया, अनु एवं मेरा मिलना हुआ। तब रिया ने कहा, मैं और अनु चाहती हैं कि मम्मा एवं अंकल विवाह करें। वंशिका ने इस बात को विनम्रता से सर हिलाकर अस्वीकार कर दिया। रिया ने पूछा, मम्मा मगर क्यों? अंकल और आप पसंद करते हैं एक दूसरे को। वंशिका ने कहा, यह समाज कहेगा मैं सर से विवाह करने के लिए अपने पति की मौत की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने वंशिका के स्वर में अपना स्वर मिलाया। वंशिका जी सही कहती हैं, हमें प्रेम है मगर वैसा नहीं जिसका शक सब करते हैं।